हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीबीएसई ने 23 जुलाई को यानी कि कल 3 सर्कुलर्स इशू किए हैं जो क्लासेस 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट से जुड़े हैं। बिकॉज सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं कुछ शंकाएं हैं, कुछ क्वेरीज हैं इस रिजल्ट को लेकर कि यह रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया गया है, क्या यह रिजल्ट सही तरीके से बना है या नहीं बना है, और अगर नहीं बना है तो क्या उनके पास कोई रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की कोई पॉसिबिलिटी सीबीएसई ने दी है या नहीं दी है। क्या वो दोबारा से अपनी आंसर शीट को देख सकते हैं और उनको रीवैल्यूएट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ये सब क्वेरीज अगर आपके मन में भी है तो ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आज आपको ये तीनों सर्कुलर्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि क्या आपका रिजल्ट सही था या नहीं था, और अगर नहीं था तो क्या आपको उसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन करवानी है या नहीं करवानी है। बट बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता, क्योंकि मैं पास्ट में भी इसी तरह सीबीएसई के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स को आपके लिए लेकर आता हूं और एक्सप्लेन करता हूं, और फ्यूचर में भी ऐसा करता रहूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी जब भी सीबीएसई कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू करे तो उनकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए देखते हैं क्या कहती है सीबीएसई। यू आर अवेयर दैट इन द ईयर 2022 एग्जामिनेशंस ऑफ बोथ क्लासेस 10 एंड 12 वर कंडक्टेड इन 2 टर्म्स। ये सीबीएसई के इतिहास में पहली बार शायद हुआ था कि 2 टर्म्स में एग्जाम्स हुए थे, और सिर्फ 22 में ही हुए थे। आगे 23 में सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया कि एग्जाम जो होंगे वो एक ही टर्म में होंगे, फाइनल टर्म में 15 फरवरी से एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। तो ये जो सीबीएसई के टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम्स हुए थे 22 में, द रिजल्ट ऑफ बोथ क्लासेस हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन 22 जुलाई 22। परसों ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। वाइल कंप्यूटिंग द रिजल्ट, टर्म 1 हैज बीन असाइंड 30% वेटेज एंड टर्म 2 हैज बीन असाइंड 70% वेटेज। मतलब स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स गेन किए थे टर्म 1 में, उन सभी मार्क्स का 30% जो वेटेज है वो कंसिडर किया गया है इस बार फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। और जो उनकी टर्म 2 की परफॉर्मेंस थी, जो अभी उन्होंने मई जून में एग्जाम दिए थे, उसका 70% वेटेज लिया गया है। यहाँ मैं बता दूं कि टर्म 1 जो एग्जाम थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम थे, जिसमें केवल ऑप्शंस को स्टूडेंट्स ने चूज करना था, सर्कल्स डार्क करने थे या ऑप्शन बॉक्स में लिखनी थी। उनको आंसर्स लिखने नहीं थे लंबे लंबे। मगर टर्म 2 एग्जाम जो थे वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स थे, उनमें बच्चों को अपने आंसर्स लिखने भी थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं टर्म 2 थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का एग्जाम था, जैसा सीबीएसई रेगुलरली कंडक्ट करती है। मगर टर्म 1 एक एक्सपेरिमेंट था जो मुझे लगता है कहीं किसी हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना सीबीएसई को उम्मीद थी। कारण उसके बहुत सारे हैं, सभी स्टूडेंट्स भी शायद जानते हैं कि क्या क्या कारण थे, और टीचर्स और स्कूल्स तो जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली फाइनल रिजल्ट्स हैव बीन कंप्यूटेड टू मेक द स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स अवेयर ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स, द फॉलोइंग एग्जांपल इज गिवन। ये सीबीएसई एक एग्जांपल देके समझाना चाहती है कि अगर किसी बच्चे के इस बार जो 22 तारीख को रिजल्ट निकला है उसमें जो मार्क्स थ्योरी के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और प्रैक्टिकल के, या दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो फाइनल मार्क्स आउट ऑफ 100 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो कैसे सीबीएसई ने कैलकुलेट किए हैं। तो एक एग्जांपल दी है सीबीएसई ने। मान लेते हैं कि टर्म 1 का जो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर बच्चे ने दिया था वो 40 मार्क्स का था। टर्म 2 का भी उसी सब्जेक्ट का 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा। टोटल थ्योरी के मार्क्स हो गए 80, और 20 मार्क्स की असेसमेंट थी जिसको सीबीएसई ने 10-10 में आधा आधा बांट दिया था। तो टर्म 1 में भी 10 मार्क्स की असेसमेंट लगी होगी और टर्म 2 में भी 10 मार्क्स की। आप इसको असेसमेंट या प्रैक्टिकल कुछ भी मान सकते हैं। जो भी डिवीजन थी प्रैक्टिकल के एग्जाम की या इंटरनल असेसमेंट की, उसको सीबीएसई ने 50-50 डिवाइड कर दिया था दोनों टर्म्स में। तो ये 40 + 40 + 10 + 10 टोटल मिलाकर हो गए हमारे पास 100 मार्क्स। अब बच्चे ने मान लो थ्योरी में टर्म 1 में 30 मार्क्स ऑब्टेन किए
40 में से 30 नंबर आए उसके, और उसको प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में मिले 9 मार्क्स। टर्म 2 में उसे आउट ऑफ 40 मिले 20 मार्क्स। अब यहाँ पे बड़ी हंसी की बात है कि सीबीएसई भी इस चीज को कहीं ना कहीं एज्यूम कर रही है कि टर्म 1 में मार्क्स ज्यादा आए होंगे और टर्म 2 में मार्क्स कम आए होंगे। थॉट में देखो रिफ्लेक्ट होती है ना ये चीज। और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में टर्म 2 में बच्चे को मिले 8 मार्क्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स को ये उम्मीद थी कि सीबीएसई वेटेज लेगी 50-50% की, और उसकी हेल्प से ये एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो फिर तो एज इट इज ये मार्क्स लग जाते। अगर 50-50 की वेटेज सीबीएसई ले लेती, यानी कि एक तरह से 100% टर्म 1 में जो मार्क्स बच्चा ले रहा है और टर्म 2 में जो मार्क्स ले रहा है उनको ऐड कर देती, तब तो सीधा सा था 30 + 9 39 और 20 + 8 28, इन दोनों को ऐड करके 100 में से टोटल निकाल दिया जाता। मगर सीबीएसई ने दिया है 30% वेटेज ऑफ द थ्योरी एग्जाम इन टर्म 1, थ्योरी एग्जाम ओनली। प्रैक्टिकल्स के मार्क्स सीबीएसई ने एज इट इज यूज किए हैं। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर आउट ऑफ 10 9 मिले थे तो 9 ही ऐड किए गए हैं फाइनल रिजल्ट में, और अगर आउट ऑफ 10 8 मिले थे तो 8 ही ऐड किए गए हैं। वहां सीबीएसई ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो भी छेड़छाड़ हुई है वो सिर्फ थ्योरी के मार्क्स में हुई है। इसलिए फिर क्या जरूरी था ये 40 को डबल करके 80 बनाना और उसका 30% वेटेज लेना, और यहाँ भी 40 को टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी इसको 80 में कन्वर्ट करके फिर उसका जो वेटेज लेना। तो टर्म 1 की वेटेज ली है सीबीएसई ने 30% और टर्म 2 की ली है 70%। इसके लिए उन्होंने मार्क्स को डबल किया, 40 का डबल किया तो 80 हो गया। 80 में से मार्क्स टोटल कितने ऑब्टेन हुए, जो ऑब्टेन्ड है उनको भी डबल करेंगे, 30 × 2 60। तो यहाँ पे 80 में से 60 मार्क्स बच्चे के एक तरह से आए। टर्म 2 में आए 80 में से 40 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स 40 में से थे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 में से 40 मार्क्स। अब 30% ऑफ 60 बना 18, 60 का 30%, 30% 18। तो इसलिए जो टर्म 1 की मार्क्स ऐड किए गए फाइनल रिजल्ट में इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, जब बच्चा 30 नंबर ले रहा है थ्योरी में 40 में से, तो उसके 18 नंबर ऐड किए गए हैं टर्म 1 में। और 70% ऑफ 40 जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए थे आउट ऑफ 80, 80 में से 40 नंबर आए थे, उसका 70% लिया तो वो बना 28। तो यहाँ 28 मार्क्स की वेटेज ली गई टर्म 2 के मार्क्स में से फाइनल रिजल्ट में। तो फाइनल रिजल्ट में 80 में से कितने मार्क्स बने बच्चे के, 18 टर्म 1 के और 28 टर्म 2 के। टोटल मार्क्स बने 46 आउट ऑफ 80, राइट। फाइनल मार्क्स इन प्रैक्टिकल, जैसे मैंने पहले कहा, कोई छेड़छाड़ नहीं की सीबीएसई ने। 9 + 8 17 मार्क्स बने प्रैक्टिकल के, तो 17 ही यूज कर लिए सीबीएसई ने। तो अब 46 बने थ्योरी के, 17 बने प्रैक्टिकल के, तो टोटल आउट ऑफ 100 बच्चे के मार्क्स बन गए 63। ये 63 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, राइट। इस तरह से सीबीएसई ने आपका 10th और 12th दोनों ही क्लासेस का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट किया है। अब 12th क्लास में बहुत सारी वेरिएशन होती है। सपोज हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स का एग्जाम नहीं हुआ था थ्योरी का टर्म 1 और टर्म 2 में। जितने भी मार्क्स का एग्जाम हुआ था, वेटेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा। अगर सपोज 30 मार्क्स का एग्जाम हुआ था तो 30 मार्क्स का थ्योरी, उसका डबल कीजिए, उसका 30% ले लीजिए, वो आ जाएंगे थ्योरी में से मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट उसके अकॉर्डिंगली अगर 20 मार्क्स की थी तो 20 में से जितने भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे वो आप उसको ऐड कर लीजिए, वो थ्योरी के और प्रैक्टिकल के मार्क्स दोनों ऑब्टेन करके आप उसका टोटल कर लीजिए। सिमिलरली टर्म 2 में भी। आई होप ये कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट आपको क्लियर हो गई होगी। ये क्यों सीबीएसई ने शेयर किया है? सीबीएसई चाहती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट विशेष टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो पहले उसको ये पता हो कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया गया है। बिकॉज अगर इतना ही नहीं पता कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाने पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद मार्क्स बढ़ेंगे ही, कई बार घट भी जाते हैं।
तो अगर आपको पता नहीं है कि रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया और गलती से आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो हो सकता है आपके मार्क्स कम भी हो जाएं। तो सीबीएसई ये नहीं चाहता, इसलिए जो 26 जुलाई से सीबीएसई ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स शुरू करनी है, परमिशन दी है इसके लिए, उसमें सीबीएसई चाहता है कि आपको रिजल्ट कैलकुलेट कैसे किया गया वो अच्छे से पता हो, ताकि आप रिजल्ट अपना सही से कैलकुलेट कर पाए और उसके बेसिस पर ये डिसीजन ले पाए कि आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करनी है कि नहीं करनी है। अननेसेसरी अप्लाइंग फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है और टाइम इसमें जो वेस्ट होता है, सीबीएसई इसे बचाना चाहती है। ये इंस्ट्रक्शन है डॉक्टर संयम भारद्वाज जी के द्वारा, जो सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। आई होप तो मार्क्स कैलकुलेट करने का, कंप्यूटेशन का तरीका आपको पता चल गया होगा और आप सभी अपने अपने मार्क्स इसके बाद कैलकुलेट कर पाएंगे बड़े आराम से, और फिर ये डिसाइड भी कर पाएंगे कि आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करनी है या नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट सर्कुलर हम देख लेते हैं जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से रिलेटेड है। ये सर्कुलर 23 तारीख को यानी कल इशू हुआ है। क्लास 10th के लिए जो सर्कुलर है वो अलग से इशू किया गया और क्लास 12th के लिए सर्कुलर अलग से इशू किया गया है। इसमें सीबीएसई बहुत क्लियरली बोल रही है कि इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स इज डन अंडर वेल सिलेक्टेड पॉलिसी टू एंश्योर दैट इवैल्यूएशन इज एरर फ्री। सीबीएसई इज टेकिंग सेवरल स्टेप्स आफ्टर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दीज स्टेप्स द रिजल्ट इज प्रिपेयर्ड। तो सीबीएसई अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए थे, जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वो एरर फ्री है और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, कहीं भी गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। Though CBSE is having a well-settled system of assessment, however, if students are not satisfied with the evaluation, they are provided an opportunity of verification of marks and a facility to obtain a photocopy of their evaluated answer books. तो आप दोनों ही चीजें कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो आपकी अपनी आंसर शीट है उसकी फोटोकॉपी आप देखना चाहते हैं, उस पर मार्किंग कैसे हुई थी, आपके आंसर्स कैसे अटेम्प्ट हुए थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरी चीज है रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। फोटोकॉपी देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मार्क्स कम मिले हैं, ज्यादा मिलने चाहिए, तो आप आंसर्स की रीवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स यूजिंग दीज फैसिलिटीज आर रिक्वेस्टेड टू रीड द गाइडलाइंस फॉर अवेलिंग दीज फैसिलिटीज केयरफुली। ये गाइडलाइंस आपको बहुत केयरफुली पढ़नी है अगर आपको ये फैसिलिटी अवेल करनी है उससे पहले, इसीलिए मैं ये सर्कुलर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस लेटर, ताकि आपको कोई भी इनकन्वीनियंस बाद में ना हो। अकॉर्डिंगली गिवन बिलो आर द मोडेलिटीज एंड शेड्यूल फॉर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th। अब इसके बाद जब मैं 12th का सर्कुलर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, मोडेलिटीज भी लगभग वही है और शेड्यूल भी लगभग वही है। सिर्फ जो ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स है वहां पर फीस का थोड़ा सा फर्क है, बाकी लगभग वही है। तो आप ये 10th के सर्कुलर को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, 12th का मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। दूसरा स्टेप है ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स और तीसरा स्टेप है रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। द डिटेल्ड मोडेलिटीज फॉर अप्लाइंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी of evaluated answer books and evaluation of answers for the candidates who have appeared for secondary school examination class 10 term 2 2021-22 are as given below. Requests for the processes will be accepted only online and during the specified schedule along with processing charges. तो आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वेरिफिकेशन के लिए, चाहे फोटोकॉपी के लिए, चाहे रीवैल्यूएशन के लिए। ये सब कुछ आप केवल और केवल ऑनलाइन कर सकते हैं, फिजिकल कोई भी मोड सीबीएसई ने प्रोवाइड नहीं किया है। स्पेसिफाइड शेड्यूल के अंदर अंदर ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी, जो भी डेट्स सीबीएसई ने दे रखी हैं केवल उसके अंदर अंदर ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, अगर डेट क्रॉस हो गई तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। और तीसरा चीज, प्रोसेसिंग चार्जेस हर के चीज के लगेंगे। तीनों ही स्टेप्स के अलग अलग प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, वो प्रोसेसिंग चार्जेस आपको साथ के साथ ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम
एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। पहले ही बता दिया आपको, ना तो डेट की वायलेशन एक्सेप्ट होगी, ना ही ऑफलाइन कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, ओनली ऑनलाइन विद इन स्पेसिफाइड शेड्यूल्स एंड विद प्रोसेसिंग चार्जेस। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, ये भी सिर्फ आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश एक्सेट्रा, ये सारे मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। फिजिकल पेमेंट नहीं ली जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही ली जाएगी। इनकम्प्लीट और ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड, अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भरते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगी, ऑफलाइन भेजेंगे तो भी समरीली रिजेक्ट हो जाएगी जी। विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट, बताया भी नहीं जाएगा आपको, तो ऐसा मत कीजिएगा। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी एक बच्चे की। तो द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस whether he or she has to apply only for one subject or for multiple subjects। तो आपकी एप्लीकेशन सिर्फ एक ही एक्सेप्ट होगी, उसी एक एप्लीकेशन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए वेरिफिकेशन करवानी है या ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए करवानी है, क्योंकि वेरिफिकेशन पहला स्टेप है, वेरिफिकेशन के बाद ही अगले वाले दोनों स्टेप्स खुलेंगे। तो आपने अगर वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको ये सोच समझ के करना होगा कि आपको एक सब्जेक्ट की वेरिफिकेशन करवानी है या ज्यादा सब्जेक्ट करवानी है। ये नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश के लिए वेरिफिकेशन अप्लाई कर दो और मैथमेटिक्स के लिए फोटोकॉपी अप्लाई कर दो और सोशल साइंस के लिए रीवैल्यूएशन अप्लाई कर दो, ये नहीं हो सकता। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने वेरिफिकेशन अप्लाई किया होगा, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए आप अगले वाले दो जो स्टेप्स हैं वो ले पाओगे और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं ले पाओगे। तो अगर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन या फोटोकॉपी या रिवैल्यूएशन चाहिए, तो आपको उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए पहली बार ही एक ही एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा, अप्लाई करना होगा और पे भी करना होगा। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल। अगर आपके मार्क्स में रिविजन हुई मतलब घट गए तो भी बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, और अगर बाई चांस प्रोसेस में डिले हुआ और उसकी वजह से आपको कहीं और आगे कहीं अप्लाई करना था, आपको मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए भी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इन केस वो रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल होंगे। तो डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बोर्ड के द्वारा। अगर किसी बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसके मार्क्स बढ़ेंगे वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के बाद, तो ही वो अप्लाई करे। अगर उसे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो अप्लाई ना करे, क्योंकि अगर एक भी नंबर घटा तो वो अफेक्ट किया जाएगा, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी मार्कशीट में। आपके मार्क्स जो फ्यूचर मार्कशीट इशू होगी वो घटे हुए मार्क्स के साथ इशू होगी। तो इसलिए मैंने बोला रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन सोच समझ कर करवाइएगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है फिर मत करवाइएगा। इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स, both increase or decrease, such candidates shall have to surrender the mark sheet cum certificate which is in their possession। मतलब जो अभी आपको मार्कशीट अगर इशू हो गई होगी तब तक वो मार्कशीट आपको सरेंडर करनी पड़ेगी बोर्ड को। देयर आफ्टर दे शैल बी इशूड अ न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आपको उसके बाद न्यू मार्कशीट इशू की जाएगी। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, एक बार पैसा चला गया सीबीएसई के अकाउंट में तो फिर वापस आपको नहीं मिलेगा, नॉन रिफंडेबल है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सर 1। ये मैं आपको डेट्स बता दूंगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कौन कौन सी डेट्स हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस आर ₹500 पर सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने पहले बोला, अगर एक सब्जेक्ट के लिए वेरिफिकेशन करवानी है तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 5 सब्जेक्ट के लिए वेरिफिकेशन करवानी है तो आपको 2500 रुपए सीबीएसई को देने पड़ेंगे। द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड in the same login account of candidate from where he or she has applied for verification in the following manner। आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करना है ना तो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें आपका एक लॉगिन अकाउंट भी खुलेगा, उसी अकाउंट में आपको जो कम्युनिकेशन की जाएगी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से रिलेटेड। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का अपना एक अकाउंट बनेगा, स्कूल का अकाउंट नहीं बनेगा। इसमें बच्चों को इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा, हर स्टूडेंट का अपना अकाउंट बनेगा, उसी अकाउंट में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो आउटकम है
जो भी रिजल्ट है वो बता दिया जाएगा सीबीएसई वेबसाइट पर। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। ये मत सोचना कि आपको घर पे बाय पोस्ट या कोई फोन पे मैसेज आएगा या कॉल आएगी, आपको लॉगिन अकाउंट में जाकर ही चेक करना पड़ेगा स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज्ड, increased or decrease in marks will be provided or hosted। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सीबीएसई आपको इंटीमेट करेगा कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में चेंज ऑफ मार्क्स हो गया है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये बता देंगे आपको, कितना होगा ये नहीं, सिर्फ आपको चेंज ऑफ मार्क्स की इंटीमेशन देंगे पहली बार कि आपके मार्क्स चेंज हुए हैं। देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रीकैलकुलेटेड, उसके बाद जब दोबारा रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज इसके लिए सीबीएसई वेट करेगा कि आप अप्लाई करना चाहते हो फोटोकॉपी के लिए और रिवैल्यूएशन के लिए या नहीं, उसके बाद फाइनल चेंज होगा। अगर आप वो 2 स्टेप्स नहीं करते तो फाइनली जब उनकी शेड्यूल डेट और डेडलाइन ओवर हो जाएगी, उसके बाद सीबीएसई आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद जो चेंज आया है आपके आंसर शीट्स में, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स में, वो आपको कम्युनिकेट कर देगा। द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड और पोस्टेड। जब रिजल्ट रिकैलकुलेट होगा उसके बाद ये एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज आपको बता दिया जाएगा। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई's वेबसाइट फॉर द रिजल्ट ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। आपको बार बार फ्रिक्वेंटली वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि आपकी वेरिफिकेशन का रिजल्ट क्या है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर obtaining photocopy of the answer books in that subject। जब तक आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है ऑनलाइन, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स नहीं कर सकते हो। अगर आप फोटोकॉपी देखना चाहते हो अपनी आंसर बुक्स की, तो आपको उसके लिए पहले वेरिफिकेशन करवानी ही पड़ेगी। अब सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ये दूसरे नंबर पे आता है, आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप ये दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव will be eligible to apply for obtaining a photocopy of the evaluated answer books। जिन्होंने वेरिफिकेशन के अप्लाई नहीं किया वो फोटोकॉपी नहीं देख पाएंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी ₹500 पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th। ये ही एक स्टेप है जो डिफरेंट है 10th और 12th में। 10th के लिए 500 है प्रोसेसिंग चार्जेस और 12th का मैं आपको नेक्स्ट सर्कुलर में बताता हूँ। द शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्स्चर 1। डेट्स बता दी हुई एनेक्स्चर 1 में, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट्स एंड आल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन will be summarily rejected and fees deposited shall be forfeited without any further reference। कोई और अगर आपके बिहाफ पर एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगी और फीस फॉरफिट हो जाएगी। मतलब सीबीएसई उसको आपको वापस नहीं करेगा और बताएगा भी नहीं इसके बारे में। Applicants will be provided a scanned copy of the answer book in their login account। जैसे मैंने पहले बताया वेरिफिकेशन के लिए आपको एक लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना है, उसी लॉगिन अकाउंट में आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी आंसर बुक की, स्कैंड कॉपी रादर। After blocking the information relating to the identity of the examiner or evaluator or any other official associated with the examination process, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे चाहे एग्जामिनर या इवैल्यूएटर या कोई भी ऑफिशियल, उनकी आइडेंटिटी ब्लॉक करके सीबीएसई आपको स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर ओन सब्जेक्ट आंसर बुक दे देगा आपके लॉगिन अकाउंट में 500 रुपीज फीस के साथ। एक सब्जेक्ट तो 500, 5 सब्जेक्ट तो 2500। If the candidate desires to challenge the marks awarded to any question, अब ऑब्वियसली आप अपनी फोटोकॉपी देख लोगे, उसमें आपको मार्क्स पता चल जाएंगे कितने मिले हैं और उनमें से कितने मार्क्स आपने सोचा है कि आपको मिलने चाहिए थे, उतने मार्क्स आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। इसके बाद आपको अगर डाउट है तो आप उन मार्क्स की इवैल्यूएशन को चैलेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 2 नंबर मिले हैं एग्जामिनर से, मगर आपको लगता है कि आपको उसके लिए 3 या 4 नंबर मिलने चाहिए थे, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन वाइज चैलेंज होगा, एक एक क्वेश्चन का, पूरे आंसर शीट का चैलेंज नहीं होगा। Then he or she will have to apply for online as per schedule for re-evaluation of the marks। तीसरा स्टेप आ जाएगा फिर re-evaluation of marks। तो आपने अगर वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद आपने फोटोकॉपी मांगी है, तो ही आप री-इवैल्यूएशन कर पाएंगे। अगर आपने पहले वाले 2 स्टेप्स नहीं किए हैं तो फिर आप री-इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स नहीं करवा पाएंगे।
Only those candidates who have applied for obtaining a photocopy of the evaluated answer book shall be eligible to apply for revaluation or challenge the marks awarded to any question. अगर आपने, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तीनों स्टेप्स इंटरलिंक्ड हैं। वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो फोटोकॉपी नहीं मिल सकती, और फोटोकॉपी नहीं आपने ली है तो आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर रिवैल्यूएशन और चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन। ऑनलाइन जो मार्क्स मिले थे, मतलब टर्म 1 का कोई भी आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा पाओगे, उसमें थ्योरी थी ही नहीं। टर्म 2 में केवल आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, और उसमें भी आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन के लिए ही आप चैलेंज कर सकते हो। अगर उसमें भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, उसके लिए आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 5 क्वेश्चंस की रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हो तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे सीबीएसई को, और अगर 5 सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस की रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हो तो आपको 2500 रुपए सीबीएसई को देने पड़ेंगे। नो कमेंट्स। अगर आप पैसों के मामले में कोई कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सॉरी, आई विल नॉट रिप्लाई टू दैट। मैं खुद सीबीएसई स्कूल में ही हूं, तो इस बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। आप खुद समझदार हैं। The applicant will have to refer to the marking scheme in the subject concerned, which would be available on the website along with the question paper. Marking scheme भी मिल जाएगी आपको क्वेश्चन पेपर के साथ सीबीएसई की वेबसाइट पर। Thereafter, the candidate can submit the application for evaluation in the required questions. Marking scheme देखकर आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स का आपको आंसर अटेम्प्ट करना था, कैसा आंसर अटेम्प्ट करना था, आपने क्या सही किया या नहीं किया। तो उसके बाद आपको आसानी होगी अप्लाई करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। ये जो रिवैल्यूएशन का स्टेटस है ना, ये सिर्फ ऐसा स्टेप है जिसके लिए वेबसाइट पर भी वो अपलोड करेंगे स्टेटस, और रीजनल ऑफिस आपको कम्युनिकेट भी करेगा कि आपके आंसर्स की रिवैल्यूएशन हो गई है और उसमें आपके मार्क्स घटे हैं या ज्यादा हुए हैं। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। ये फिर से बार बार सीबीएसई कह रहा है कि अगर एक भी नंबर घटा तो वो अफेक्ट होगा, वो घटाकर ही शो किया जाएगा। रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन। फाइनल रिजल्ट होगा जी, जो रिवैल्यूएशन हो जाएगी उसके बाद कोई भी अपील, उसके अगेंस्ट कोई भी रिव्यू एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब आप कहीं पर भी उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे, इवन कोर्ट में भी आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। In the case of all the above 3 activities, 1, 2 and 3, the decision of the board on the marks awarded shall be final and binding on the candidate. बिल्कुल बाइंडिंग होगा हर कैंडिडेट के ऊपर। No challenge to the evaluated result. Photocopy of the answer books under RTI Act 2005 will be provided as per provision of RTI Act 2005. However, a request for verification and evaluation cannot be made under RTI Act. तो जो RTI एक्टिविस्ट हैं वो आंसर शीट की फोटोकॉपी तो ले पाएंगे, मगर वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन आरटीआई के अंडर नहीं करवा पाएंगे। ये भी डॉक्टर संयम भारद्वाज जी बता रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एनेक्सर 1 है, जो शेड्यूल है, डेट्स जो हैं जिसके अंडर आपको अप्लाई करना है ये तीनों स्टेप्स के लिए, ये डेट्स भी कॉमन है 10th और 12th के लिए। तो दोनों 10th और 12th के स्टूडेंट्स इन डेट्स को अच्छे से ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए, कहीं आपसे ये डेट्स मिस ना हो जाएं। क्योंकि ये वीडियो आज मैं 24 जुलाई को बना रहा हूं, तो केवल 25 जुलाई का दिन है आपके पास डिसाइड करने के लिए कि आपको वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी और इवैल्यूएशन चाहिए या नहीं चाहिए। 26, 27, 28 3 दिन सीबीएसई ने आपको दिए हैं। 26 जुलाई ट्यूसडे से लेकर 28 जुलाई थर्सडे तक अप टू मिडनाइट 11:59 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए। अगर 28 जुलाई थर्सडे 12 बजे एग्जैक्टली भी आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे मैंने पहले बताया 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको पे करना है, जितने सब्जेक्ट उतना 500 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फोटोकॉपी लेने के लिए जो आपकी अपनी आंसर शीट है इवैल्यूएटेड, उसकी फोटोकॉपी लेने के लिए आप 8 अगस्त मंडे से लेकर 9 अगस्त ट्यूसडे 2 ही दिन दिए गए हैं, अप्लाई कर सकते हैं रात को 11:59 तक। 8 से लेकर 9, 8 तारीख और 9 तारीख 2 दिन आपके पास हैं, आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये डेट मिस कर दी
9 तारीख के बाद 12 बजे के बाद आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ना ही आप अगला स्टेप यानी कि रिवैल्यूएशन करवा पाएंगे। तो वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे तो फोटोकॉपी नहीं ले पाएंगे, फोटोकॉपी नहीं ले पाएंगे तो आगे रिवैल्यूएशन भी नहीं करवा पाएंगे। ये चेन है जिसको आपको ब्रेक नहीं करना है। रिवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 13 अगस्त सैटरडे से लेकर 14 अगस्त संडे 2 ही दिन दिए गए हैं फिर से आपको, अप टू मिडनाइट स्टैंडर्ड टाइमिंग है 11:59 तक। ₹100 पर क्वेश्चन, 500 पर आंसर शीट आपको फोटोकॉपी के लिए पे करना है और ₹100 पर क्वेश्चन रिवैल्यूएशन के लिए पे करना है 10th क्लास का। जैसे मैंने आपको बोला 12th में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेप में आता है जब आपको ऑनलाइन फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, उसके चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। कितना डिफरेंस है ये मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ। ये 12th क्लास का सर्कुलर है, इसको आप देखेंगे तो सारी चीजें सेम है, जैसा मैंने 10th में बताया वैसा ही सब कुछ 12th में भी है, एग्जैक्टली डिट्टो, सब कुछ सेम। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पर जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद फोटोकॉपी लेनी है, फोटोकॉपी के लिए आपको 700 रुपए पे करने हैं और ये शेड्यूल में भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है 700 रुपए आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए पे करने हैं। तो मतलब अगर आपको 5 फोटोकॉपी चाहिए तो 3500 रुपए पे करने पड़ेंगे। बाकी के चार्जेस सेम है, वेरिफिकेशन के 500 पर सब्जेक्ट और रिवैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन के ₹100 पर क्वेश्चन। ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज ऑल्सो, इसीलिए संडे भी इंक्लूड किया गया है। तो ये था तीनों सर्कुलर्स का एक्सप्लेनेशन जो मैंने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट से। आई होप आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स अगर होंगे कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट को लेकर, या आपको कैसे वेरिफिकेशन और फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन करवानी है उसको लेकर, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनका 10th और 12th क्लास के इन एग्जाम्स के साथ कोई भी कनेक्शन है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।